Hi friends, I welcome you back to this छोटू मोटू सा लेक्चर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। इस चैप्टर में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, डायरेक्टली कंसेप्ट्स पे जंप करना चाहिए। नाम तो जैसे इसका सम बेसिक कंसेप्ट्स हैं, पर इसमें बेसिक कुछ भी नहीं है। ठीक है। स्टार्ट करो बेटा मोल से। मोल्स क्या होता है? पहली चीज क्या है मोल्स? इट इज द इट इज द कलेक्शन ऑफ इट इज द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मोल्स क्या हुआ? मोल्स इज द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहां पर एक टर्म आती है बेटा Na को हम क्या कहते हैं बेटा? एवोगैद्रोज नंबर। Na क्या हो गया बेटा? एवोगैद्रोज नंबर। ठीक है। एक और टर्म बनती है बेटा 1/Na। 1/Na, हाँ। और एवोगैद्रोस नंबर की वैल्यू होती है तुम्हारी 6.02 इंटू 10⁻23। नाउ 1/Na को कहते हैं हम लोग एवोग्राम। 1/Na को कहते हैं एवोग्राम। एंड 1 एवोग्राम इज इक्वल टू 1U, दैट इज इक्वल टू 1 AMU। AMU क्या हो गया आपका? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अब मोल्स क्या होते हैं बेटा? तो मोल्स अपन यूज करते हैं। देखो, दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है और मैक्रोस्कोपिक होती है। तो मोल्स जो टर्म है बेटा वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के लिए है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में हम लोग उसका यूज कम ही लेते हैं। ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक में हम फर्दर क्या डिस्कस करेंगे? माइक्रोस्कोपिक में हम लोग एटम्स को डिस्कस करेंगे, हम लोग आयंस को डिस्कस करेंगे और हम लोग मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मोल्स की। तो क्या बात कर रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना? हेडिंग डालो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। बेटा चैप्टर ही ऐसा है कि आपको ना थोड़ा बोरियत आने लगेगी स्टार्टिंग में ही। क्यों? क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है कि थोड़ा थ्योरेटिकल है। ठीक है। और टाइम की किल्लत है तो मैं पीपीटी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ, तो डायरेक्टली ही पढ़ा रहा हूँ। तो किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी? कैलकुलेशन ऑफ मोल्स की। तो मोल्स का सिंपल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स। बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स क्या हो गए आपके? नंबर ऑफ मोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इज मास अपॉन मोलर मास। यही फॉर्मूला हम क्लास 9th में पढ़ते थे, है ना? सेम फॉर्मूला हम क्लास 9th में पढ़ते थे। अब देखो, एक मोल चार्ज, अब थोड़ा स्पेसिफिक चलते हैं। एक मोल चार्ज, तो एक मोल चार्ज कितना होता है बेटा? 96500 कूलम। ये वैल्यू आपको याद करनी है, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत फायदा करेगी। तो एक मोल चार्ज कितना हुआ बेटा? एक मोल चार्ज कितना हुआ? 96500 कूलम। ठीक। इन गैशियस कंडीशन, बेटा मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस at a given temperature and pressure. Volume of a gas at a given temperature and pressure divided by its molar volume। ठीक है। मोलर वॉल्यूम होती है mv। आई बात समझ में? ये हो गया बेटा आपका दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका? कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाय इट्स मोलर वॉल्यूम। अब अगर आप आगे चलो, नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग ध्यान दो, तो हम लोग डिफरेंट कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। डिफरेंट कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है? सर एसटीपी हो सकती है, सर एनटीपी हो सकती है, या तो सर एसएटीपी, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है। तो एसटीपी जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, उसके लिए 1 atm प्रेशर रहना चाहिए। एनटीपी के लिए भी 1 atm प्रेशर रहना चाहिए। एसएटीपी के लिए भी 1 atm प्रेशर रहना चाहिए।
टेम्परेचर बेटा इसके लिए 273.15 डिग्री केल्विन या 273 ले लो, इसके लिए भी 273 केल्विन, और इसके लिए बेटा स्टैंडर्ड होता है अपना 298 यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, वॉल्यूम क्या होती है इसकी, वॉल्यूम ध्यान देना 22.4 लीटर्स लेते हैं मोलर वॉल्यूम। इसकी कितनी वॉल्यूम लेंगे, इसकी भी 22.4 लीटर्स लेंगे। इसकी कितनी लेंगे बेटा 22.48 लीटर्स इसकी मोलर वॉल्यूम लेंगे। आ रही है बात समझ में। तो ये डिफरेंट कंडीशंस की कंपैरिजन हो गई जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एक नंबर होता है लॉशमेदित पार्टिकल्स भी कहते हैं, लॉशमेदित नंबर्स भी कहते हैं, LOHCHMIDT, लॉशमेदित नंबर। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, इसको नोट करना, दीज आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, these are number of particles present in 1 ml of 1 ml of gas at STP। ठीक है, तो बेटा 1 ml ऑफ गैस एट STP में जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसको मैं क्या बोलता हूँ, लॉशमेदित नंबर बोलता हूँ। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे बेटा, इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, आपको पता है एट STP प्रेशर इज इक्वल टू 1 ATM। STP पे प्रेशर क्या होता है बेटा 1 ATM, टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, और वॉल्यूम कितनी होती है मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर्स। ठीक है, अब देखो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, ध्यान देना 22.4 लीटर्स, ठीक है 22.4 लीटर्स ऑफ गैस। चलो इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। चलो, तो मैं क्या कह रहा था बेटा, 22.4 लीटर्स ऑफ गैस, 22.4 लीटर्स ऑफ गैस क्या कंटेन करता है, 22.4 लीटर्स ऑफ गैस कंटेन्स 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ये बात समझ में आ रही है, यानी कि 22,400 मिलीलीटर्स ऑफ गैस कंटेन्स 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, यानी कि 1 मिलीलीटर ऑफ गैस। बेटा 1 मिलीलीटर का क्या मतलब है, इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन में सॉरी यहाँ डिवीजन में डाल दिया, तो कितना हुआ 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 22400। तो जो सॉल्व करके आता है आपका 2.68 इंटू 10 की पावर 18 मॉलिक्यूल्स पर ml, और यही क्या है अपना, यही है अपना लॉशमेदित नंबर। ठीक है, यही हो गया क्या अपना लॉशमेदित नंबर। अब बेटा क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन ट्राई करना सारे, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी मोल्स ऑफ CH4 आर रिक्वायर्ड, हाउ मैनी मोल्स ऑफ CH4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ CO2। ठीक है, मतलब कितने मोल्स ऑफ CO2 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ CO2। जिनको क्वेश्चन आता है वो वीडियो पॉज करके करें, जिनको नहीं आता वो सोल्यूशन देखें। तो होता क्या बेटा, CH4 को मैं जब O2 के साथ रिएक्ट करता हूँ तो कितने CO2 बनते हैं तुम्हारे, कितने CO2 बनते हैं, CO2 प्लस H2। इसका मैंने एक जनरल फार्मूला याद कराता हूँ, तो इसको एज इट इज़ रखो, है ना। यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो कैसे निकलता है बेटा, यहाँ का कोफिशिएंट निकलता है x प्लस वाई बाई 4। कैसे करोगे, x प्लस वाई बाई 4, यहाँ क्या बनता है बेटा x CO2, और यहाँ कोफिशिएंट क्या रहता है y बाई 2 H2। यानी कि अब x और y क्या है बेटा, x है तुम्हारा, x है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बेटा y क्या है आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। समझ लेना इसको, x क्या है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, y क्या है आपका
नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। CH4 2 O2 गिव्स CO2 प्लस Y/2 यानी कि 2H2O। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा चेक करते हैं। क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल तरीका है। अब मुझे पता है, मुझे कितना दे रखा है, 1 मोल दे रखा है। ठीक है, तो मुझे ये पता है बेटा 1 मोल ऑफ CH4 गिव्स कितने मोल ऑफ CO2? 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ CH4 गिव्स 1 मोल ऑफ CO2। बेटा 1 मोल ऑफ CH4 में कितने ग्राम्स ऑफ CH4 आते हैं? सर जितना उसका मोलर मास प्रेजेंट है ना, जितना उसका मोलर मास प्रेजेंट है। तो 1 मोल ऑफ CH4 में कितना मोलर मास प्रेजेंट होता है? तो 16 ग्राम्स रहता है ना, कार्बन का 12 इसका वो। तो 16 ग्राम्स ऑफ CH4 रिएक्ट विद 44 ग्राम्स ऑफ CO2। मुझे कितने के लिए बोला है? 22 ग्राम्स ऑफ CO2 के लिए। तो मैं CO2 को 1 बना लूँगा, कैसे? दोनों जगह 44 से डिवाइड करके। तो मैंने यहाँ भी 44 से डिवाइड कर दिया बेटा, यहाँ भी 44 से डिवाइड कर दिया। तो मुझे क्या मिला? 1 ग्राम ऑफ CO2 कितने से रिएक्ट करता है बेटा? 16/44 ग्राम्स ऑफ CH4। यानी कि कितने ग्राम्स के लिए निकालना है? 22 ग्राम्स के लिए। तो कितना होगा बेटा? 22 ग्राम्स ऑफ CO2 बेटा रिएक्ट विद 16/44 इंटू 22 ग्राम्स ऑफ CH4। तो कितना हुआ? 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा कितना? 8। तो कितना आया? तो 22 ग्राम्स के लिए कितना चाहिए बेटा? 8 ग्राम्स ऑफ CH4 इज रिक्वायर्ड। आई बात समझ में? 8 ग्राम्स ऑफ CH4 इज रिक्वायर्ड। तो ये तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था, आप सबने कर लिया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा? अपनी अपनी नोटबुक्स में डाल लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेंसिटी का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका? डेंसिटी का। ठीक, अब डेंसिटी क्या होती है बेटा? डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी है नॉन एडिटिव। दूसरी चीज क्या है? इट इज नॉन एडिटिव इन नेचर। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है इसकी? नॉन एडिटिव इन नेचर। अब देखो डेंसिटी करनी कैसे है, या बात कौन कौन से टर्म्स की करनी है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है बेटा? जो नॉर्मल आप चीज पढ़ते हो, ठीक है, नॉर्मल चीज क्या पढ़ते हो? डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, जो पूरी दुनिया पढ़ती है। ये वो फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। पर अपने को तो दुनिया से आगे बढ़ना है, अपने को तो सबसे आगे जाना है, तो उसके लिए अपने को कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स पढ़नी पड़ेगी। तो उसमें पहली टर्म आती है आपकी रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, पहली टर्म क्या आती है? रिलेटिव डेंसिटी। अब बात ही रिलेटिव की है, मतलब किसी और के रिलेशन में, है ना। जैसे आपके माँ बाप आपके रिलेटिव्स के नंबर देखते हैं, तो वैसे ही डेंसिटी को किसी और के रिलेशन में देखना है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है बेटा? डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हुई बेटा? डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ऊपर नीचे दोनों डेंसिटी है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? यूनिटलेस। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गई? यूनिटलेस। एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है, उसको कहते हैं बेटा वेपर डेंसिटी। चलो वेपर डेंसिटी को नेक्स्ट पेज में स्टडी करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टर्म है बेटा? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी क्या होता है, बात समझना।
तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस divided by density of the substance divided by density of hydrogen. Vapor density क्या हुई बेटा? Density of the substance divided by density of hydrogen. Now we are going to calculate vapor density of 1 mole of a substance. ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो डेंसिटी को कैसे लिख सकता हूँ बेटा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हो सकता है मास ऑफ सब्सटेंस ओवर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डेन मास ऑफ H2 गैस, क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, ठीक है। ये इक्वल हुआ तुम्हारा मास ऑफ सब्सटेंस divided by volume of substance into volume of substance, sorry, volume of H2 divided by mass of H2। बेटा हम सबको पता है कि मास ऑफ सब्सटेंस वही रहेगा मोलर मास के बराबर, पर वॉल्यूम क्या रहेगी, पर वॉल्यूम चेंज हो जाए। वॉल्यूम आपकी रहेगी, एक मोल की वॉल्यूम क्या होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस में 22.4 लीटर्स, इनटू वॉल्यूम ऑफ H2 भी क्या रहेगी बेटा 22.4 लीटर्स, एक मोल की वॉल्यूम। मास ऑफ H2 क्या रहता है बेटा, H2 का मोलर वॉल्यूम रहता है, सॉरी मोलर मास रहता है 2, तो 24 से कट गया, यानी कि वेपर डेंसिटी ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपना यहां से निकला है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ये तो हुआ नॉर्मल वेपर डेंसिटी की बात हुई, पर अगर वेपर डेंसिटी मिक्सचर की दे दी है ना, कि बहुत सारा मिक्सचर दे दिया, तो लिखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके MI स्टार, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखो, if we want to find vapor density of multiple gases, if we want to find vapor density of multiple gases, so vapor density D is equal to molecular mass average divided by 2। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास मिक्सचर दे रखा है मल्टीपल गैसेस का, ठीक है, तो उसकी वेपर डेंसिटी कैसे निकलेगी, उसकी वेपर डेंसिटी कैसे निकलेगी बेटा, वेपर डेंसिटी निकलेगी तुम्हारी, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास एवरेज डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब देखो मॉलिक्यूलर मास एवरेज कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास एवरेज इज इक्वल टू chi1 इंटू मोलर मास ऑफ 1 प्लस chi2 इंटू मोलर मास ऑफ 2 प्लस chi3 इंटू मोलर मास ऑफ 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, वो आपको लिखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एवरेज मोलर मास of the gaseous mixture will be between the molar mass of lightest and heaviest gas। यानी कि जो एवरेज मोलर मास है बेटा, जो एवरेज मोलर मास है वो किसके बीच में रहेगा, जो लाइटेस्ट गैस है और जो हेवीएस्ट गैस है उनके बीच में आएगा, उनकी वैल्यूज़ के बीच में आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखना, इफ दी
average molar mass comes, if the average molar mass comes exactly between the lightest gas and heaviest gas, if the average molar mass comes exactly between the lightest gas and heaviest gas, then the mole fraction of each component would be 0.5 each. Okay, then the mole fraction of each component would be 0.5 each. बेटा क्या बोला है कि अगर एवरेज मोलर मास, पेन का कलर चेंज कर देता हूं, अगर एवरेज मोलर मास या इफ एवरेज मोलर मास कम्स एग्जैक्टली बिटवीन lightest gas and heaviest gas, then mole fraction of each component will be 0.5. ठीक है, तो each component का mole fraction कितना होगा तुम्हारा 0.5 के बराबर होगा. चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. पहला क्वेश्चन लिखो, अ मिक्सचर of N2 and O2 has a vapor density of 15. What will be the mole fraction of N2 and volume of it in 800 ml of a sample. ठीक है बेटा, जिनको क्वेश्चन आता है वो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करें और फाइनली आंसर देखें. जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ ट्राई करेंगे. तो हम लोगों को पता है बेटा वेपर डेंसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास एवरेज बाई 2. वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है मुझे 15, यानी कि 15 इंटू 2 इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास एवरेज कितनी आ गई बेटा 30. ठीक है, अब एक के मोल्स मान लो, मैं ऐसा कहता हूँ 30 इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास एवरेज. अब मैंने एवरेज मॉलिकुलर मास बता कैसे कैलकुलेट कराया था, मॉलिकुलर मास एवरेज इज इक्वल टू काई 1 इंटू मोलर मास ऑफ 1 प्लस काई 2 इंटू मोलर मास ऑफ 2. ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कराया था. यानी इसकी जगह डालो बेटा 30 इज इक्वल टू, ऊपर कर लेते हैं, 30 इज इक्वल टू काई 1 कितना है तुम्हारा, काई 1 को मैं बोल लेता हूँ बेटा, देखो काई 1 बोल दिया मैंने, एक को काई 1 बोल दिया, किसको काई 1 बोला, N2 के मास को काई 1 बोल दिया. ठीक है, तो N2 का मोलिकुलर मास कितना है 14 टू द 28, 14 इंटू 2 प्लस काई 2 कितना होगा बेटा, मैं इसको 1 माइनस बोल सकता हूँ, 1 माइनस काई 1, क्योंकि काई 1 प्लस काई 2 मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1 के बराबर. तो यहाँ से क्या आया, काई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस काई 1, तो 1 माइनस काई 1 इंटू कितना है O2 का, O2 का होता है आपका 16 टू द 32. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 30 इज इक्वल टू 28 काई 1 प्लस 32 माइनस 32 काई 1. ओके, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ कितना आया -2 इज इक्वल टू -4 काई 1, यानी कि यहाँ से काई 1 कितना आ गया बेटा 0.5 मोल्स. आई बात समझ में, काई 1 कितना आया 0.5 मोल्स. अब वॉल्यूम निकालनी है आपको, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू
टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। बेटा देखो जितना पड़ा है इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कर दोगे तो कितना आएगा 0.5 इंटू 800, तो कितना बचा 400 ml। आई बात समझ में, है ना। तो ये आपका एक क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन हो गया किसका, आपका वेपर डेंसिटी का। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं वेपर डेंसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, अ मिक्सचर ऑफ O2 and H2 has a vapor density of 10 if the mass of mixture is 1 gram, then if the mass of mixture is 1 gram, then mass of H2 present in the mixture is। चलो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे, सभी सोल्यूशन नहीं देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ O2 एंड H2 हैज़ अ वेपर डेंसिटी ऑफ 10। ठीक है, दो गैसेस का मिक्सचर है O2 और H2 का, जिसका वेपर डेंसिटी कितना है बेटा 10 है। यानी कि यहाँ से मैं वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास एवरेज डिवाइडेड बाई 2 बोल सकता हूँ। वेपर डेंसिटी क्या है तुम्हारी 10 इंटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास एवरेज। बहुत सही, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या लिखाया था फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास एवरेज इज इक्वल टू Chi1 इंटू मोलर मास ऑफ 1 इंटू Chi2 इंटू मोलर मास ऑफ 2। ठीक है, O2 को मैं बोल देता हूँ बेटा, यहाँ पर O2 को बोल देता हूँ Chi1 और Chi2 क्या है H2। तो मैं ये बोल सकता हूँ बेटा Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1, Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1 बोल सकता हूँ। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलर मास एवरेज कितना आया अपना 20 इज इक्वल टू Chi1 कितना है बेटा, Chi1 को Chi1 रहने दिया, O2 का मास कितना होता है 32 प्लस Chi2 कितना हो गया बेटा 1 माइनस Chi1 लिख सकता हूँ यहाँ पे Chi2 को 1 माइनस Chi1। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 1 माइनस Chi1 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना है H2 का 2। बेटा यहाँ से सॉल्व करके Chi1 कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ से सॉल्व करके आएगा Chi1 आपका, देख लो कितना आएगा 20 इज इक्वल टू 32 Chi1, ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 Chi1, यानी कि यहाँ से आएगा आपका Chi1 कितना 18/30। ठीक है, 18/30 Chi1 आ गया। तो Chi2 कितना आएगा आपका बेटा, Chi2 कितना था 1 माइनस Chi1, दैट इज 1 माइनस 18/30। तो कितना आ गया आपका 12/30। इतनी बात समझ में आई। अब बस अब क्वेश्चन का एंड पार्ट है, अपने को क्या निकालना है, मास ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू मास ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कितना बेटा 12/30 इंटू मास ऑफ मिक्सचर कितना है 1। ठीक है, 12/30 कितना हो गया ये आपका 0.4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज योर 0.4 ग्राम्स ऑफ H2 इज प्रेजेंट। ओके बेटा, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो वेपर डेंसिटी का। क्वेश्चन क्या कहता है, 1.5 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ CO and CO2 has vapor density of 16. The mole fraction
of CO2 and its mass in the sample is। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.5 grams of a sample of CO and CO2 is 16। आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो बेटा, यहाँ से मॉलिकुलर मास एवरेज कितना आ गया आपका, वेपर डेंसिटी 16 है, तो मैं 16 इंटू 2 कर दूँ डायरेक्ट, तो कितना हो गया 32। फॉर्मूला लगाओ मॉलिकुलर मास एवरेज का, तो कितना हुआ, अगर मैं इसको बेटा काई 1 बोल दूँ और इसको बोल दूँ बेटा काई 2, ठीक है, तो 28 इंटू काई 1 प्लस 1 माइनस काई 1 इंटू 1 माइनस काई 1 1 माइनस काई 1 इंटू 44 इज इक्वल टू 32, यानी कि 28 काई 1 प्लस 44 माइनस 44 काई 1 इज इक्वल टू 32, यानी कि यहाँ से आपका काई 1 सॉल्व करके आएगा 12/16, यानी कि यहाँ से काई 1 कितना आ गया बेटा 3/4। डन, आप सभी का ये आ जाना चाहिए। ओके गाइस, तो यहाँ से काई 2 कितना आया बेटा, काई 2 कितना आया, काई 2 आएगा आपका 1 माइनस काई 1, यानी कि 1 माइनस 3/4, यानी कि 1/4। अब मिक्सचर कितना दिया है मुझे, ठीक है, मास ऑफ CO2 पूछा है ना, मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे बेटा, मास ऑफ CO2 निकालने का बहुत आसान तरीका है, क्या करना है, मास ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ मिक्सचर को किससे इंटू कर दो बेटा, वही जो हम पीछे कर रहे थे मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, मास ऑफ मिक्सचर कितना है अपना 1.5 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन कितना है अपना 1/4, जिसको सॉल्व करके आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.37, ठीक है, 0.37 ग्राम्स। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेपर डेंसिटी का लास्ट क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन क्या कहता है, अ मिक्सचर ऑफ H2 and O2 having a vapor density of 9 is taken. What will be the vapor density of mixture in it if mole fraction of components are interchanged। ठीक है, अब वेपर डेंसिटी देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ना वीडियो पॉज करके। पूछ क्या रहा है कि मेरे पास मिक्सचर है बेटा किसका, H2 का है और O2 का है, जिनकी वेपर डेंसिटी 9 है। तो यहाँ से क्या निकाल लो, मॉलिकुलर मास एवरेज कितना आया बेटा, वो 18, ठीक है। अब इसकी वो काई 1 मान लो, इसकी आप काई 2 मान लो, सो काई 1 इंटू 2 प्लस 1 माइनस काई 1 इंटू कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 18, यानी कि 2 काई 1 प्लस 32 माइनस 32 काई 1 इज इक्वल टू 18, यानी कि 30 काई 1 इज इक्वल टू 14, यानी कि यहाँ से काई 1 कितना आया 14/30, या जो सॉल्व करके आ जाएगा 17/50। काई 2 कितना होगा बेटा भाई 1 माइनस काई 1 है ना, तो 1 माइनस 7/15 कितना बच गया 8/15। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट पढ़ो, मोल फ्रैक्शन तो निकाल दिए, बोल क्या रहा है कि इफ इट्स मोल फ्रैक्शन व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी पूछ रहा है इफ इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स आर इंटरचेंज्ड, मतलब हमने क्या किया कि कंपोनेंट्स को इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है।
अगर आप कंपोनेंट्स को इंटरचेंज करोगे तो कैसे होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, इसका कितना हो गया बेटा, अब ये जो काई 2 था, काई 2 किसके लिए था, ऑक्सीजन के लिए था इनिशियली, है ना, और काई 1 किसके लिए था बेटा, H2 के लिए। अब H2 के लिए हम किसकी वैल्यूज लेंगे, ऑक्सीजन की, और काई H2 के लिए ऑक्सीजन की वैल्यूज लेंगे और ऑक्सीजन के लिए H2 की वैल्यूज उल्टी पुल्टी कर देंगे, मतलब अल्टा पल्टी कर देंगे। तो 2 इंटू ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू थी, 8/15 प्लस दूसरे के लिए क्या ले लेंगे बेटा, ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन की वैल्यूज ले लेंगे। तो कितना हो गया हाइड्रोजन की वैल्यूज, 7/15 इंटू 32, ठीक है। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 6/15 प्लस 224/15, ऐड करके आएगा बेटा 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 240/15, ये कितना हुआ बेटा, 1 जा जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 120 जा, है ना, 15 15 30 45 40 60 75 15 90 15 15 8 सा, तो 15 8 जा बेटा 120, यानी कि वेपर डेंसिटी कितनी आ गई आपकी 8। आई बात समझ में, वेपर डेंसिटी कितनी आ गई बेटा 8, ठीक। आपको वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वेपर डेंसिटी 8 आ गई, वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्लास से हम कुछ मोल्स की कैलकुलेशन और करेंगे। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, बाय, टेक केयर।